Welcome back again. I'm Rajesh Mohan. I welcome all of you on my YouTube channel EduGrade. In this video, we would be analyzing the Phase 2 exam that was held on 19th October for RBI Grade B 2024. So we would be seeing the exam analysis, the questions that were asked in ESI, FM and English, as well as we would also see the last 3-year cutoff, and we would get some learnings for the RBI Grade B 2025. So this video is going to be important for those who have attempted, at the same time those who are planning to attempt the RBI exam in 2025, because these analysis, these PYQ, these learnings would help you plan for the RBI 2025 in a better way. So let's get started without even wasting a time. Right? For NABARD 2024 analysis, I would post video tomorrow or maybe day after tomorrow. So you can subscribe this YouTube channel so that you get the notification whenever the videos are posted. You can also follow me on Telegram. My handle is @BrajeshMohan. So if I talk about the exam analysis or difficulty, so this exam pattern, the latest exam pattern where the descriptive answer writing was also introduced, was in 2021. 2021 से आपको ये पैटर्न चेंज हुआ है और चौथा ये एग्जाम था लेटेस्ट पैटर्न पर. And if I talk about the difficulty, then I can say this was the most difficult in all these 4 papers, means all these 4 years. तो आखिर क्या कारण था डिफिकल्टी का? उसका सबसे मेजर रीजन जो था, अगर मैं पिछले 3 साल से कंपेयर करूं, तो ESI वाज अंडरस्टूड दैट कि ESI डिफिकल्ट है. ओके, ESI डिफिकल्टी क्योंकि वहां पर आपको प्रोग्राम्स, रिपोर्ट्स, अलग अलग चीजों को घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते थे. सो ESI हैड बीन डिफिकल्ट इन ऑल दीज ईयर्स, बट there was one section which was scoring in all these years, was the finance and management, especially the objective section. But this year, for a surprise, even the objective section was difficult. And उस डिफिकल्टी को इंक्रीज करने का सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है, दैट इज टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में क्वेश्चंस पहले भी आपको केस स्टडीज के पूछे आते थे, बट दोज वर लिमिटेड, आपको 2-4 इस तरह के क्वेश्चन होते थे. दिस टाइम मेजॉरिटी ऑफ 2 मार्कर क्वेश्चंस व्हिच वर फ्रॉम मैनेजमेंट वर केस स्टडीज बेस्ड. ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है उसको. उसमें भी जैसे एक प्रिलिमिनरी वाला जो कोई केस स्टडीज था वो काफ़ी आपको डीप था. उसमें तो ये फिगर आउट करना मुश्किल हो पड़ता है कि आखिर क्या टॉपिक हो सकता है, इसका जो है पॉसिबली आंसर हो सकता है. सो those kind of questions were asked this time, so which made the paper difficult, right? तो ये एक मेजर जो है चेंज देखने को मिला कि इस बार फाइनेंस एंड मैनेजमेंट भी डिफिकल्ट था. उसके अलावा एक और चीज जो है, एक 10 मार्कर क्वेश्चन सबके लिए बाउंसर हो गया. ओके, अब देखो, आउट ऑफ 100 मार्क्स आपने 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होने और 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव होने. आपका ऑब्जेक्टिव में पहले 30 मिनट आपका ऑब्जेक्टिव होगा और उसके बाद 90 मिनट आपका जो है डिस्क्रिप्टिव होगा. और ये मॉर्निंग में होता है. फाइनेंस मैनेजमेंट पेपर जो है ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है. आपका स्टार्टिंग शिफ्ट 1 जो होगा वो इसी से स्टार्ट होता है, प्लस 90 मिनट का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, राइट? तो आपका ऑलरेडी जो एक प्रेशर मार चुके हैं. अगर आपका ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा नहीं गया उस तरह से और 30 मिनट में, और जब आपके क्वेश्चंस लेंदी हो, पैसेज लेंदी पैराग्राफ दिए गए हो, तो आप ऑलरेडी प्रेशर में आ जाते हो. उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में आप ऑलरेडी जब यू आर फीलिंग फियरफुल अबाउट इट. ओके, क्योंकि आप एक नोशन होता है कि आई हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन फाइनेंस मैनेजमेंट, तो उस प्रेशर में भी आप जो कोशिश करते हो कि नहीं यार मुझे अच्छा परफॉर्म करना, ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं गया तो मुझे डिस्क्रिप्टिव अच्छा करना पड़ेगा. बट जब आप डिस्क्रिप्टिव में जाते हो, यू सी दैट यू हैव टू अटेम्प्ट, देयर विल बी 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फ्रॉम 15 मार्क्स एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम 10 मार्क्स. सो आउट ऑफ दीज 3 यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन. सिमिलरली आउट ऑफ दीज 3 यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन. तो यहाँ पर जो 15 मार्क्स में, यहाँ पर तो 2 क्वेश्चन आप सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, जैसे कि डेरिवेटिव्स वाला एक क्वेश्चन था, ये पूरे पेपर में एक यही क्वेश्चन जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, जो विच वाज द डायरेक्ट इन नेचर. तो ये डेरिवेटिव्स, उसके टाइप्स जैसे फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप, ये सब जो होते हैं उसके बारे में पूछा गया था. व्हाट आर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, रिस्क इन्वॉल्व, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. तो ये तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसमें इवन आपको सब हेडिंग्स वगैरह भी दिख रहे हैं, 4 से 3 टाइप, यहाँ पर 3 माइक्रो क्वेश्चन, 4 माइक्रो क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारी चीजें आपको दिख रहा है. तो ये क्वेश्चन तो सबने अच्छे से लिखा होगा. अब देखो यहाँ पर इस वाले में और इस वाले में अगर मैं 1 और 3 में बात करूँ, तो 1 और 3 में से जो है काफी लोगों ने ट्रेड थ्योरी को पिक किया होगा, विच कुड बी, यू कैन से दैट नॉट अ गुड चॉइस.
अब इफ आई वर देयर देन आई कुड हैव पिक्ड द कम्युनिकेशन चैनल, क्योंकि ये इजी है, इसको लिखना आसान है, इसको आप जरूर, आप लोगों में से जिन लोगों ने पिक किया तो वो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि ट्रेट एंड बिहेवियरल थ्योरी में क्या होता है कि काफ़ी कुछ लिखने के लिए और थोड़ा सा उसमें जो है स्ट्रक्चर करना और आंसर को उस तरह से प्रेजेंट कर पाना, आर्टिकुलेट करना, मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट होगा उस वाले में, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ है थ्योरी वगैरह में। इसीलिए मुझे लगता है कम्युनिकेशन चैनल कुड बी द डायरेक्ट वन। तो ये वाला अगर पिक करते थे, ये आपका एक मैनेजमेंट से क्वेश्चन था, ये भी आपका मैनेजमेंट से लीडरशिप टॉपिक पर क्वेश्चन था, और ये फाइनेंस के स्टैटिक पर क्वेश्चन था। जो ऑब्जेक्टिव मैं आगे बताता हूँ उसमें, तो ये आप देख सकते हो कि 30 मार्क्स का आपका जो है मैनेजमेंट ये है, और एक फाइनेंस आपको 15 मार्क्स का है। अगर मैं 10 मार्क की बात करूँ तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आपका जो है वो डायरेक्ट नेचर का है, बाद बाकी एक दो क्वेश्चन जो थे वो बाउंसर थे सभी के लिए। ये क्वेश्चन आपको मैनेजमेंट से पूछा गया है, एथिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ये सभी को पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में, जिसने भी एथिक्स को पढ़ा है वो सब इस पर लिख सकता है। अब देखो काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या सब लोग, इवन मैं भी आपको क्लेम कर सकता हूँ कि यस वी हैड टॉट अबाउट द 81 बॉन्ड, बट बिलीव मी इवन आई हैड टॉट, आई हैड रिटन आर्टिकल्स और इस बारे में नोट्स मैंने प्रोवाइड किया था, बट आई डिड नॉट प्रोवाइड एनी नोट्स दिस ईयर। जो फैक्ट है वो इस ईयर मैंने नहीं दिया, लास्ट ईयर चूंकि काफ़ी न्यूज में था। और मुझे याद है कि एसबीआई ने 18,000 करोड़ के लगभग या 15,000 करोड़ के लगभग जो है वो आपको 81 बॉन्ड जारी किया था, और कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह भी था 81 बॉन्ड से। तो इस पर मैंने एक दो बार आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं, जो मैंने आपको पीआईबी मैगजीन वगैरह में प्रोवाइड किए होंगे। ओके, या जो न्यूज़पेपर समरी होता है उसमें मैंने इसको कवर किया हुआ था, लेकिन रिसेंट टाइम में इसको मैंने कवर किया नहीं किया था। तो इट कुड बी एक, यू कैन से इट इज अ बाउंसर क्वेश्चन, और जितने भी लोग क्लेम करेंगे वो सब पुराना पुराना जो स्क्रीनशॉट आपको चिपका सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो, लोगों को पता है कि 81 बॉन्ड क्या होता है, एसबीआई ने जारी किया, बट इफ आई हैव टू राइट 400 वर्ड्स फॉर 10 मार्क्स देन इट कैन टेक टाइम, राइट, और थोड़ा सा वो जो है डिफिकल्ट हो सकता है। एक और क्वेश्चन था, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बेसिकली सेवी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी एक बाउंसर था कि ग्रोथ वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग। ओके, ये दो तरह के इन्वेस्टिंग स्टाइल होते हैं, कुछ लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग को स्टाइल को फॉलो करते हैं और कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। कुछ कंपनीज ग्रोथ कंपनीज कराती है, जैसे ये न्यू जनरेशन कंपनी होती है, ये प्रॉफिटेबिलिटी को छोड़कर ये डिसरप्शंस को वैल्यू, ये मतलब बेसिकली इनोवेशंस को प्रमोट करती है। तो इस तरह से ये ग्रोथ वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आपको लिखना था, और था कि डिफरेंस एज वेल एज व्हाट वन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग एनी ऑफ द अदर। अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहे हो या वैल्यू इन्वेस्टिंग आप स्टाइल फॉलो कर रहे हो, तो व्हाट शुड बी नोन बाय यू बिफोर इन्वेस्टिंग, ये पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक तो मान लो चलो सब लिख लेगा, इधर मान लो दो सब लिख लिया, एक सब लिख लेगा, बट मोस्ट पीपल विल फेस डिफिकल्टी इन 1 और 3। ये जो 1 और 3 है इसमें से आपको डिफिकल्टी फेस करेगा। तो हो गया ना 10 नंबर आपका जो है श्योर तो आप नहीं रहे, आप लिखोगे कुछ ना कुछ तो आप लिखोगे, लेकिन 10 नंबर के लिए आप श्योर नहीं रहेंगे, राइट। कुछ लोग छोड़ भी देंगे। अब ऑब्जेक्टिव आपका ऑलरेडी 50 मार्क्स जो है उसको आपको डिफिकल्ट आ चुका है, तो वहां पर आप जो है यहाँ पर 30 के लगभग सोच रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी आपका 10 मार्क्स खराब हो चुका है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि पेपर जो है वो डिफिकल्ट है। ये तो बात हो गई फाइनेंस मैनेजमेंट की। अगर मैं ईएसआई की बात करूं तो ईएसआई जो है वो हमेशा से डिफिकल्ट रहता ही रहता है, राइट। इस बार थोड़ा बहुत जो है ऑब्जेक्टिव सेक्शन कह सकते हो कि कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह को काफ़ी अच्छे से किया हुआ था, हालांकि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, रिपोर्ट्स भले ही नोन थे, बट जो क्वेश्चंस पूछे गए थे दोज वर नॉट डायरेक्ट इन नेचर, दोज वर वेरी पिकुलियर इन नेचर। ओके, तो वो आपको काफ़ी घुमा फिरा के पूछा गया था, हालांकि कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट थे। तो वही है कि आपको मैं हमेशा ईएसआई में बोलता हूँ कि कभी 50 का टारगेट मत करो, क्वेश्चंस को पिक करो, जो क्वेश्चंस ड्यूएबल है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है उसको पिक किया करो, तो वो चीज़ आपको टारगेट करना होता है। तो वो बाद में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, पहले डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। तो 15 मार्क्स में आपको पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि जो नोबेल पीस प्राइज विनर है वांगडी माथाई, ये साउथ अफ्रीकन साइड है, अफ्रीकन है, और उनके एक बिलीफ के बारे में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, ग्रोथ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में है, उस पर जो आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, और उसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन वाज टू राइट ऑन ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी, कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी के बारे में जो है आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है या दोनों का आपको मेंटेन करना है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन वाज ग्लोबली कंट्रीज आर एजिंग व्हाइल इंडिया हैज यंग पॉपुलेशन विच विल कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर, एक्सप्लेन हाउ कैन इंडिया यूटिलाइज दिस।
तो बेसिकली ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, दुनिया भर जो आपको एजिंग पॉपुलेशन है, बट भारत का जो है ग्रोइंग, अभी जो है हम लोग 2050 तक जो है, राइट, 2050 तक के बाद हम लोग 54 के बाद हम लोग एजिंग पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाएगी एक तरह से। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भारत का जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड पीरियड है, तो उसी पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग काफी लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह काफी टाइम से करा रहे थे, ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है काफी लोगों ने टारगेट किया होगा। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन डिजिटल रिवोल्यूशन। ये मैं काफी लोगों को सजेस्ट कर रहा था कि डिजिटल बदला जरूर पढ़ लेना, आपको डिजिटल इनिशिएटिव्स वगैरह पर पूछेगा, क्योंकि इस बार आरबीआई का रिपोर्ट भी जो था वो डिजिटल पर था। तो हालांकि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो यूनियन बजट को टारगेट करके पूछा है कि दिस टाइम इन द यूनियन बजट व्हाट वर द प्रोग्राम्स जो कि डिजिटल इनिशिएटिव था जो कि अनाउंस किए गए थे। अगर मैं 10 मार्क्स की बात करूं तो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एआई इन बैंकिंग, जो मैं 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, एग्जाम के 4 दिन पहले जो मैंने लिस्ट शेयर किया था ऐसे के लिए और साथ ही साथ इसके लिए, उसमें चौथा जो टॉपिक था, जो फोर्थ टॉपिक था, वो एज इट इज यही टॉपिक था। अपने टेलीग्राम पर आप देखोगे मैंने शेयर भी किया हुआ है, वो एज इट इज यही टॉपिक आपसे पूछा गया था। ओके, उसके अलावा मैं बार बार जैसे मैं लिस्ट शेयर करता था तो उसमें मैं आपको रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था। लास्ट ईयर भी जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछा गया था, तो रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था और वुमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था कि कैसे रूरल सेक्टर डेवलपमेंट हो सकता है विद वुमेन लेड डेवलपमेंट। क्योंकि आपने देखा होगा इस बार एसएचजी, ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, ये सब को काफ़ी प्रमोट किया गया है इस एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। इवन इलेक्शन ईयर में भी इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया गया है। तो कैसे रूरल डेवलपमेंट जो वुमेन लेड डेवलपमेंट के थ्रू रूरल सेक्टर का डेवलपमेंट हो सकता है, उसी पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे लगता है इस पर भी काफी कुछ लोगों ने लिखा होगा। क्योंकि जो तीसरा क्वेश्चन था वो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत का प्रोग्राम है, उस पर आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम लोगों ने मिस किया होगा और ये दोनों क्वेश्चन को जो है पिक किया होगा। तो यहाँ पर जो है आप अगर देखोगे ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव जो है आप चारों के चारों क्वेश्चन लिख सकते हैं, विच वाज नॉट द केस इन एफएम, बट ईएसआई में लिख सकते हैं। तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव जो है वो डुएबल कह सकते हो, चारों है आपको डुएबल है। बट जब ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो ऑब्जेक्टिव जो है वंस अगेन इट वाज टीडियस। चलो ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। तो पहले फाइनेंस एंड मैनेजमेंट देखते हैं। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर 30 मिनट मिलते हैं, टोटल 50 मार्क्स होता है। जो लोग एग्जाम नहीं दिए और नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे हो उनके लिए बता रहा हूँ, तो ये 50 मार्क्स का होता है। इस 50 मार्क्स में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन होते हैं। इन 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है और 10 क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क्स का होता है। जो ये 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं ये आपको वहां पर सेक्शन बनाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपको सेक्शन ए के अंतर्गत 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। अब जो इसमें जो क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स वाले, वो मोस्टली आपको पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। एक पैराग्राफ दिया रहता है, पैसेज टाइप का दिया रहता है बड़ा सा, और उसमें आपको कुछ ब्लैंक्स वगैरह दिए रहते हैं। और उसमें आपको ये भी मेंशन नहीं था, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, या जैसे ये सेबी सर्कुलर है, अभी तो मैंने इस पर लिख दिया राइट कि सेबी सर्कुलर ऑन डेप्ट मैनेजमेंट इन सितंबर 2024 जो है आपको ये लॉन्च हुआ था, ये सेबी ने सर्कुलर जारी किया था, ये तो मैंने लिख दिया। लेकिन इवन क्वेश्चन भी जो पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था, देयर वाज 1-2 मार्कर क्वेश्चन विच हैड कि ये जो सर्कुलर है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। क्योंकि ये यूपीआई से रिलेटेड था, कि जो यूपीआई ब्लॉकिंग वगैरह करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट इन्वेस्ट के लिए, उससे रिलेटेड था। तो उस पर जो है काफी लोगों को लग सकता है अरे यार ये तो आरबीआई कर सकता है, बट बेसिकली ये सेबी का सर्कुलर था, ये भी क्वेश्चन था। इसमें एक और क्वेश्चन था, वो ये क्वेश्चन था कि ये जो सर्कुलर है ये कब से लागू होगा, ये 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। इसी तरह के इस पर क्वेश्चन वगैरह। हाँ, ब्लॉकिंग अमाउंट था कि कितना लाख रुपए ब्लॉक कर सकते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में यूपीआई के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए, तो 5 लाख कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से आपको क्वेश्चंस थे। तो टोटल यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन, जो 4 में से 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, सबको पता था। 2 क्वेश्चन में कुछ लोग सेबी और आरबीआई में कंफ्यूज कर सकता है, और एक क्वेश्चन जो है मल्टीपल स्टेटमेंट था। सिमिलरली स्मॉल फाइनेंस बैंक पर क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन कह सकते हो कि लोग कर सकते थे, डुएबल था। ओके, मैनेजमेंट के क्वेश्चन सारे के सारे बाउंसर्स थे, जैसे कि एक था प्लेनेटरी बाउंड्रीज बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज मॉडल पर 4 क्वेश्चन थे। इट वाज अ बाउंसर। पैसेज दिया हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और अब देखो ईएसआई का क्वेश्चन आपको फाइनेंस में पूछा जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका चैप्टर है राइट। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उससे पहले कौन सा गोल था, तो उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। 2015 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चालू हुआ है, उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे।
राइट, MDG उसको बोलते हैं। तो SDG के पहले MDG था। तो मुझे लगता है मैक्सिमम जनता को ये चीज पता होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में। ओके, और उसमें एक और क्वेश्चन था किसी इकोनॉमी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो उसके बारे में कुछ दिया हुआ था और पूछा गया था इस किस तरह के इकोनॉमिक मॉडल को, तो ये ग्रीन इकोनॉमी मॉडल को प्रमोट करता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था, तो 2 क्वेश्चन थे। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बिहेवियर, ये मैनेजमेंट का था। तो आप देख सकते हो कि जो भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है वो लिटरली मतलब एक तरह से अजीब सा क्वेश्चन था, पूरा का पूरा केस स्टडी था और समझने में लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो और भी था मैनेजमेंट का, एक और पैसेज दिया हुआ था। तो जो फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव थे वो मोस्टली आपको करंट अफेयर सेंट्रिक ही था। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो WMA लिमिट होता है सेकंड हाफ के लिए 50,000 करोड़ है। रिस्क इन्वॉल्व कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क इन्वॉल्व इन NBFC, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका। वुडूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी था इसमें, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये। जो हारी विंडोज आपको मैनेजमेंट का क्वेश्चन था। मैनेजरियल ग्रीड आप पढ़ते हो लीडरशिप में, उस पर क्वेश्चन पूछा था। कम्युनिकेशन टोपोलॉजी पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछे गए थे मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, वह FM ऑब्जेक्टिव इज टफर देन लास्ट ईयर। तो यहाँ पर क्या था, जो बेस्ड ऑन जो भी रिस्पॉन्स मिले, जो पैराग्राफ्स दिए हुए थे, पैराग्राफ्स वेयर लेंदी एंड इट टेक्स टाइम टू रीड। आपको बस 30 मिनट ही दिया गया है। तो बेस्ट सी बात है, केस स्टडीज वगैरह इस तरह के जो लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं उसको करने में आपको टाइम लगता है। मेजोरिटी ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चंस वेयर बेस्ड ऑन केस स्टडीज। प्रीवियसली क्या होता है, मैनेजमेंट क्वेश्चंस इजी टू गैस होते थे, बट दिस टाइम ऑप्शंस वेयर कंफ्यूजिंग एंड नॉट इजी टू क्रैक थे। इसीलिए आपको एक UPI सर्कल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 1 मार्कर में UPI सर्कल पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये सितंबर में UPI सर्कल लॉन्च हुआ है, उसी पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो रिसेंट मंथ के भी आपको करंट अफेयर सेंट्रिक क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं ESI के कौन कौन से क्वेश्चंस थे, यहाँ पर अगर पैसेज बेस्ड की बात करें तो यहाँ पर इस बार रिपोर्ट था, स्कीम्स के बदले इस बार उन्होंने रिपोर्ट्स को टारगेट किया। तो एक पैराग्राफ था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का, इस पे 4 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन आपको था और 2 क्वेश्चन तो रैंडम थे, डायरेक्टर वगैरह का नाम पूछ लेगा। 2 क्वेश्चन डुएबल थे। ओके, एक पैराग्राफ ऑन SDG यहाँ पर भी पूछा गया था। एक पैराग्राफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पर था, और उसमें आपको जो रिस्क रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। तो आप में से काफी सारे लोग बोलते रहते हैं सर कौन सा रिपोर्ट, तो मैं हर बार सजेस्ट करता हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी करना। ओके, UNDP, WEF, ओके, अंकटाड, ये सब के रिपोर्ट्स में हर बार सजेस्ट करता हूँ। और सेलेक्टिवली मैं सजेस्ट करता हूँ वर्ल्ड बैंक का, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट हो गया, आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो गया IMF का, या आपको ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2-3 रिपोर्ट आते हैं, अंकटाड के 2-3 रिपोर्ट आते हैं, UNDP के 2-3 रिपोर्ट आते हैं। तो ये सब रिपोर्ट्स में जनरली सजेस्ट करता हूँ और उसी पर क्वेश्चन आपको पूछा गया था। उसके अलावा पैराग्राफ था इकोनॉमिक सर्वे पर, लेकिन एग्रीकल्चर बेस्ड जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, एग्रीकल्चर वाला जो था उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो काफी सारे लोग अपने से क्वेश्चन पूछते हैं सर एग्रीकल्चर भी करना है क्या, एग्रीकल्चर भी करना है नबार्ड के लिए क्या। आपने देखा ना कि उन्होंने रूरल डेवलपमेंट का डिस्क्रिप्टिव पूछा और एग्रीकल्चर से उन्होंने 4 क्वेश्चन, जो इकोनॉमिक सर्वे है लेकिन उसमें एग्रीकल्चर को उन्होंने पिक किया, एग्रीकल्चर एज ए सेक्टर को पिक किया। अगर आप सिलेबस उल्टाओगे इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू का, सो यू वुड फाइंड दैट दे हैव मेंशन द सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सब को उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने ये टॉपिक को पिक किया। तो वंस अगेन ऑब्जेक्टिव भी जो था वो मैंने बोला ना कि आपको कुछ क्वेश्चंस डुएबल है, 25 मार्क्स तक का, 20 से 25 मार्क्स जो है यहाँ पर कोई अगर अच्छे से अटेम्प्ट करेगा, समझ के अटेम्प्ट करेगा, तो 20 से 22 मार्क्स जो है यहाँ पर ला सकता है। अगर निगेटिव ज़्यादा नहीं खाएगा तो 20 से 25 मानकर चलो कि आप ला सकते हो, यहाँ पर लाया जा सकता है। अब जैसे देखो 1 मार्कर क्वेश्चन जो थे वो इस तरह से थे कि स्कीम्स पर पूछा गया था मेजोरिटी क्वेश्चन, लेकिन ये आपको केस स्टडी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री किसान मान धन स्कीम है, ये इंश्योरेंस स्कीम है, सॉरी पेंशन स्कीम है, ये पेंशन स्कीम है। इसमें आपको दिया हुआ था इसके बारे में सब कुछ, एलिजिबिलिटी नहीं, हाँ इसके बारे में डिटेल्स दिया था और पूछा गया था कि बेस्ड मतलब कोई एक फार्मर के बारे में दिया हुआ था, वो इस तरह के ये करता है, ये करता है, बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस स्कीम विल ही बी एलिजिबल। ओके, या कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी ही डज नॉट फुलफिल। हाँ ऐसे था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस स्कीम द फार्मर डज नॉट फॉलो, मतलब सेटिस्फाई नहीं करता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको केस स्टडी पूछा गया था। जैसे मिशन वास्ता लिया था, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल हो गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर क्वेश्चन था, PM केयर स्कीम जो बहुत पुराना स्कीम है कोरोना टाइम वाला, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैंड अप स्कीम था उस पर पूछा गया था।
जीडीपी प्रोडक्शन था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको ऑब्जेक्टिव हमेशा से ईएसआई का डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। ओके, क्वेश्चंस को सीधा नहीं पूछा था। अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लगता भी तो ऑप्शंस को इस तरह से दिए जाते हैं कि आपको डायरेक्ट नहीं होता है। ओके, इस तरह के केस आपको यहाँ पर अवेलेबल थे। तो दोस्तों लर्निंग से अगर मैं बात करूं तो लर्निंग से ही है कि जो भी चीज़ें सिलेबस में दी गई है उस पर तो आपको सबसे पहले कमांड होना ही चाहिए। ओके, वट एवर दे हैव मेंशन, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड भी मेंशन हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेंशन हो, कुछ भी अगर मेंशन है तो उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और देखो ऐसा नहीं होता कि अगर पिछले बार प्रोग्राम पूछा है तो इस बार भी प्रोग्राम्स ही पूछेंगे। अगर पिछले बार आरबीआई ने अपना रिपोर्ट पूछा था, इस बार भी अपना रिपोर्ट ही पूछेंगे। नो, जो भी चीज़ सिलेबस में मेंशनड है, ऐसा नहीं कि अगले साल ये रिपोर्ट्स वगैरह फिर से पूछेंगे, अगले साल में भी स्कीम्स पूछ दें। अब होता क्या है ना कि कुछ लोग जितने भी ये नए नए मेंटर्स हैं वो सजेस्ट करेंगे अरे यार सिर्फ स्कीम्स पढ़ लो, सिर्फ रिपोर्ट पढ़ लो, उसी वही पूछता है। अरे भाई 4 साल देखो, तुम 3 साल का लेकर देखो और उसको एनालाइज करो, तब जाकर आप कुछ भी जो है वो डिसाइड किया करो, कुछ प्लानिंग किया करो कि इस तरह का कुछ हो सकता है। आप एक साल में जो है ये सेट मत क्या करो कहाँ पिछले साल ये नहीं हुआ तो इस साल ये भी यही होगा, या पिछले साल ये हुआ है तो इस साल भी यही होगा। दैट कुड डेफिनेटली बैकफायर एनी टाइम। ओके, तो जिन लोगों ने रिपोर्ट्स पर काफ़ी अच्छा फोकस किया था, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह को अच्छे से कवर किया था, उन सभी का जो है ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी अच्छा गया होगा मेरे ख्याल से। ओके, जिन लोगों ने रिपोर्ट और स्कीम को अच्छे से कवर किया था, कुछ स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया था एंड दे सेड कि सर अच्छा गया, ऑब्जेक्टिव भी अच्छा गया है। ओके, तो ऐसे केस में कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सीरियसली चीज़ों को करते हैं, तो उनका जरूर जो है यहाँ पर चीज़ें अच्छी गई होंगी। चलो कट ऑफ के बारे में अगर बात करते हैं तो कट ऑफ जो है वो इस तरह से है कि 2023, 22 और 21 तीनों साल का देख लेते हैं। तो फेज 2 का कट ऑफ जो था, और दोस्तों इस साल वैकेंसी जो है वो बहुत ही कम है। ओके, लास्ट ईयर वैकेंसी 200 प्लस वैकेंसी थी, तब ये कट ऑफ था। तो आप लास्ट ईयर अगर देखोगे तो 169 कट ऑफ था। ये इसलिए 169 था क्योंकि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जो है वो उसकी जो चेकिंग हुई थी वो एवरेज मार्किंग कर दिया था। मतलब कि मैक्सिमम जनता जो है वो 60 to 65 या कह सकते हो 55 to 65 के बीच में उन्होंने डाल दिया था मैक्सिमम जनता को। तो इस कारण से जो है एकदम से कट ऑफ लास्ट ईयर गिर गया था। अगर मैं 22 के रिस्पेक्ट में देखूँ तो 171 से गिरा था। ओके, हालांकि लोगों ने एफएम में स्कोर किया था, पीपल वर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन एफएम, बट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ने जो है वो काम खराब किया था और यहाँ पर जो है उसका इम्पैक्ट दिखा। 169 मार्क्स लास्ट ईयर कट ऑफ थे फेज 2 के। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के तीनों के सेम थे, एससी एसटी का थोड़ा सा डिफरेंट था, पीडब्ल्यू का भी डिफरेंट था। अगर मैं बात करूँ फाइनल कट ऑफ का, तो फाइनल कट ऑफ जनरल के लिए 229 था आउट ऑफ 375 मार्क्स। ये 300 मार्क्स का है और 75 मार्क्स का आपका जो है इंटरव्यू भी होता है। तो बेस्ड ऑन दैट 229 मार्क्स जो है वो आपका फाइनल कट ऑफ था। तो यू कैन सी ओवर हियर कि डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो 51 मार्क्स का है। ओके, 50 मार्क्स का आप जो है यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो अगर कोई मान लो सिर्फ कट ऑफ क्लियर किया है तो ही और सी विल हैव टू स्कोर 50 मार्क्स इन इंटरव्यू टू क्वालिफाई फॉर आरबीआई ग्रेड बी। बट अगर किसी ने +20 यहाँ पर स्कोर कर लिया होता तो यहाँ पर 30 मार्क्स से भी काम चल जाता। अगर किसी ने +10 स्कोर किया होता तो यहाँ पर 40 मार्क्स से भी काम चल जाता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, ये भी एक फैक्टर होता है। ओके, तो आप इंटरव्यू को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली आप ईडब्ल्यूएस का कंपेयर कर सकते हो। पहले जो था ईडब्ल्यूएस जो है, अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस देखो तो कितना कम मार्जिन है ईडब्ल्यूएस में, उसी से आप ओके, तो ये चीज आप देख सकते हो। उस तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओबीसी का भी आप कंपेयर कर सकते हो। इस तरह से आप अगर देखोगे तो ये आपका दिया हुआ है, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 2022 का, तो वो भी आपको इस तरह से 171.25 था, 171.25 था, ओबीसी का 167 था। ओके, 2021 में भी आपको 187 था और एकदम से आपको ये कट ऑफ गिरा था क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज होता चला गया है और इस तरह से आपको कट ऑफ बने हैं। तो अगर मैं इस तरह से अगर बात करूं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल कट ऑफ ओवर ईयर, तो डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी, अगर इस साल अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी काफ़ी कम है आरबीआई में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है
मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। अगर जाएगा भी तो ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा, 165 से लेकर नहीं 165 नहीं, थोड़ा और, क्योंकि अगर मान लो इंग्लिश को जो उन्होंने अगर फिर से लास्ट ईयर जैसा ही चेकिंग किया तो वैसे केस में 160 प्लस, अगर आपको 160 प्लस आ रहा है, आप अगर 160 प्लस के लिए कॉन्फिडेंट हो, तो वैसे केस में आप इंटरव्यू के लिए जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। बट गाइज मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वैकेंसी काफ़ी कम है इस बार। ओके, और अब डिपेंड करता है कि किस तरह से पेपर की चेकिंग होती है, डिस्क्रिप्टिव की क्या चेकिंग होती है, खास करके फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में, ईएसआई में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश किस तरह से चेक होता है, क्योंकि आउट ऑफ 300 मार्क्स 200 मार्क्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव का है। और ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है कि फाइनेंस मैनेजमेंट और ईएसआई दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है ऑलमोस्ट डिफिकल्ट था। तो ऐसे केस में जो है पूरा का पूरा खेल डिस्क्रिप्टिव पर होता है, और डिस्क्रिप्टिव जो है वो खास करके इंग्लिश और ईएसआई एआरडी का, ईएसआई और एफएम का, उस पर मैटर करेगा। तो मेरे हिसाब से 160 टू 165 जो है वो कट ऑफ का रेंज रह सकता है। तो अगर आप 160 प्लस टारगेट कर स्कोर कर रहे हो, अगर आप उतने के लिए कॉन्फिडेंट हो, तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। ओके गाइस, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025 एंड नबार्ड ग्रेड ए 2025 कोर्स। ओके, इसका वीडियो मैंने कल ही सुबह में पोस्ट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो वीडियो। उसमें सारे के सारे फीचर्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, क्या क्या रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके फीचर्स देख सकते हो। ये कंप्लीट फेज 2 प्लस जीए कोर्स है आरबीआई ग्रेड बी के लिए। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा दिस टाइम फॉर फेज 1। फेज 2 के लिए भी मॉक टेस्ट होगा, जीए का अलग से टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड की जाएगी इस कोर्स में, और इसका फी है 29। दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द मार्केट। कोई भी आपको 4,000 4,500 से कम में कोर्स नहीं दे रहा, एंड दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स फॉर आरबीआई। नबार्ड के लिए कोर्स आपको 2499 में है, और इसमें आपको नबार्ड में जो है मैं आपको मेरिट सेक्शन में ईएसआई एआरडी फेज 1 की ईएसआई एआरडी और जीए के साथ साथ नॉन मेरिट का कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग को भी कवर करूंगा। ओके, तो यहाँ पर आप इसको वीडियो को पॉज करके देखते हैं कि ये सारे फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी इस पर्टिकुलर कोर्स के अंतर्गत। अगर कोई आरबीआई और नबार्ड दोनों का तैयारी कर रहा है, तो अगर आप देखोगे तो दोनों कोर्स मिला के 5500 हुआ। बट अगर आप दोनों कोर्स बाय करते हो, ये वाला कोर्स अगर आप दोनों तैयारी कर रहे हो, तो यू कैन बाय दिस कोर्स। ओके, आरबीआई प्लस नबार्ड कोर्स, सारा फीचर सेम रहेगा, सारे बेनिफिट्स आपको दोनों कोर्स के अलग अलग मिलेंगे। बट आपको पेमेंट जो है वो 4,000 रुपये ही 3999 ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप ये वाला कोर्स भी इनरोल कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई नबार्ड बोथ। ओके, so that's all from my side in this video. See you in the next video. Take care. Goodbye.